हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? एक बार हाय हेलो हो जाए। और हमारे इस चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से। जो कैंडिडेट नए हैं, जिन्होंने अभी बैच ज्वाइन किया है या जो अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किया है, वो बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉलेज लेक्चर के सिलेबस में है वो, ठीक है। कॉलेज लेक्चर में वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखो, कल मैंने ये पढ़ाया था मौसम प्रतीक, जिसमें इन सभी को मैंने समझा दिया था कल। इसके अलावा कुछ मौसम प्रतीक और बचे हुए थे, जिनको आप पीडीएफ लेके देख लेना, क्योंकि इनको समझाने का कुछ तरीका है नहीं। ये वाले जो मौसम प्रतीक थे, मैंने कल वाली पीडीएफ में नहीं बताया था, जिनको मैं आज लेकर आया हूँ, ठीक है। इनके अलावा कोई भी आपको मौसम प्रतीक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये जो टॉपिक लेके आया हूँ, आपको सामने दिख रहा है कि मानचित्र का लघुकरण और विवर्धीकरण। सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रख लो कि ये वाला टॉपिक नेट जेआरएफ वालों और कॉलेज लेक्चर वालों दोनों के लिए, लघुकरण और विवर्धीकरण। देखो, दोनों शब्दों से पता चल रहा है, एक शब्द में क्या हो रहा है, लघुकरण हो रहा है, एक का विवर्धन है, मतलब रिड्यूसिंग और एनलार्जमेंट। क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग हो रहा है एक साइड, एनलार्जमेंट हो रहा है, मतलब एक साइड तो आकार में क्या हो रही है, कमी हो रही है, एक साइड आकार में वृद्धि हो रही है। विवर्धन का मतलब होता है एनलार्जमेंट, मतलब आकार का बड़ा होना। विवर्धीकरण का मतलब होता है एनलार्जमेंट, मतलब आकार का बड़ा होना, आकार का विस्तृत होना, ठीक है। लघुकरण मतलब रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग का मतलब होता है आकार का छोटा होना, ठीक है। इन दोनों शब्दों को दोबारा से बोल रहा हूं मैं। एनलार्जमेंट, विवर्धीकरण मतलब आकार का बड़ा होना, लघुकरण रिड्यूसिंग मतलब आकार का छोटा होना, ठीक है। यहां पर देखते हैं, देखो, किसी मानचित्र को उसके मूल आकार से भिन्न आकार में बनाने के लिए उसकी मापनी का आवश्यकता अनुसार लघुकरण या विवर्धन किया जाता है। कोई भी मानचित्र है और उसके मूल आकार में आप परिवर्तन करना चाहते हो, ठीक है। कोई भी मानचित्र है, उसके मूल आकार में आप परिवर्तन करना चाहते हो, उसकी मापनी में परिवर्तन करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? या तो मानचित्र का लघुकरण करोगे या मानचित्र का विवर्धन करोगे। दो ही ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मानचित्र के मूल आकार में या मानचित्र की मापनी में परिवर्तन करने के लिए क्या किया जाता है? मानचित्र का या तो लघुकरण किया जाता है या विवर्धीकरण किया जाता है, मतलब या तो मानचित्र का रिड्यूसिंग किया जाएगा या मानचित्र का एनलार्जमेंट किया जाएगा, ठीक है। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं एक एक करके समझाता हूं। देखो, इनको स्पेशली वैसे नहीं पूछता कि लघुकरण विवर्धीकरण क्या है, इनकी क्या विशेषता है, वो एक सवाल देकर पूछता है, जो सवाल मैं आगे डिस्कस करूंगा, और एक एग्जाम्पल से मैं आपको लघुकरण और विवर्धीकरण समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको कि लघुकरण या रिड्यूसिंग क्या होता है। थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यदि 1:10,000 कितना है? 1:10,000 निरूपक भिन्न वाले, क्या? निरूपक भिन्न वाले किसी मानचित्र को 1:20,000 निरूपक भिन्न पर पुनः बना दिया जाए। क्या किया जा रहा है यहाँ पर? एक निरूपक भिन्न, मैंने जब आपको पैमाना पढ़ाया था, स्केल पढ़ाया था, मापनी पढ़ाया था, जब मैंने आपको मापनी पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने बता दिया था कि मापनी कितने प्रकार की होती है। कथनात्मक मापनी होती है, निरूपक भिन्न मापनी होती है, ठीक है। ये सारा मैंने तब बता दिया था आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझो, अभी यहाँ पर इस लाइन को समझने की कोशिश करो कि यदि 1:10,000 निरूपक भिन्न वाले मानचित्र को 1:20,000 निरूपक भिन्न पर पुनः बना दिया जाए, मतलब क्या किया जा रहा है? एक कोई मानचित्र है, ठीक है, वो 1:10,000 निरूपक भिन्न पर बना हुआ है, और उस ही मानचित्र को हम दोबारा से क्या कर रहे हैं? 1:20,000 निरूपक भिन्न पर बना रहे हैं, ठीक है। एक मानचित्र जो पहले से 1:10,000 की मापनी पर बना हुआ है, और उसी मानचित्र को हम किस पर बना रहे हैं? दोबारा से 1:20,000 की मापनी पर बना रहे हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? मानचित्र का लघुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? मानचित्र का लघुकरण कहलाता है। देखो, यहां पर क्या हो रहा है? मापनी का आकार छोटा हो रहा है। क्या हो रहा है? मापनी का आकार छोटा हो रहा है, तो इससे क्या होगा? मानचित्र का आकार मूल आकार के या मूल मानचित्र के आकार से छोटा हो जाएगा। दोबारा से ध्यान सुनना। एक स्केल था 1:10,000 का, एक मानचित्र था जो 1:10,000 मापनी पर बना हुआ था, ठीक है। उसी मानचित्र को हमने
दोबारा बना दिया 1:20,000 की मापनी पर। ठीक है, तो क्या हुई, मापनी थी जो घट गई, मापनी का मान घट गया, वृद्ध मापनी से लघु मापनी की ओर आ गया। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं हम, मापनी का मान घट रहा है, मतलब लघुकरण हो रहा है, रिड्यूसिंग हो रही है, मापनी का आकार घट रहा है। और जब मापनी का आकार घटेगा तो सीधी सी बात है, जो मानचित्र का आकार है वो मूल आकार की तुलना में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानचित्र का आकार मूल मानचित्र की तुलना में छोटा हो जाएगा। मतलब यदि बात करूं मैं 1:10,000 मापनी पर बना हुआ मानचित्र की तुलना में जो मानचित्र 1:20,000 की मापनी पर बना होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इस मापनी पर बना मानचित्र छोटा होता है, इस मापनी पर बना मानचित्र बड़ा होता है। इसे वृद्ध मापनी मानचित्र कहेंगे, इसको लघु मापनी मानचित्र कहेंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है वो, किसी मानचित्र की मापनी 1:9,000 है, ठीक है, को 3 गुना घटाकर 1:27,000 कर दिया जाए। क्या कर दिया गया, उस मापनी की 3 गुना घटाकर 1:27,000 कर दिया गया। ठीक है, कितना गुना घटा है, 3 गुना। नवीन मानचित्र का क्षेत्रफल मूल मानचित्र के क्षेत्रफल से 9 गुना कम हो जाएगा। क्या होगा, जो मानचित्र का जो क्षेत्रफल है ना वो मूल मानचित्र से कितना कम हो जाएगा, 9 गुना कम हो जाएगा। कितना गुना, 9 गुना। अब मैं समझाता हूं कैसे क्या हो रहा है यहां पर। ठीक है, क्या हो रहा है, देखो कोई भी संख्या हो जो ये कितनी बार कट रहा है, मैं देखो एक छोटा सा एग्जांपल से समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। 3 गुना क्या हो रहा है, घटाकर, 3 9 27 होते हैं, और इसका हम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। इसी तरीके से यदि इसको 2 गुना घटाकर कितना कर दिया जाए, 2 गुना घटाएंगे तब कितना होगा, 18,000 होगा, 1:18,000 होगा। मतलब जो मानचित्र का क्षेत्रफल है वो कितना गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। कितना गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, 2 गुना 2। ठीक है, 2 गुना 2, 4 गुना। यदि मानचित्र की मापनी 1:9,000 है को 5 गुना घटाकर 1:45,000 कर दिया जाए तो नवीन मानचित्र का क्षेत्रफल मूल मानचित्र के क्षेत्रफल की तुलना में कितना गुना कम होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यदि यहाँ पर हम 5 सेट कर रहे हैं तो 5 को 5 बार गुना करना पड़ेगा और फिर आएगा 25 गुना। कितना आएगा, 25 गुना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं विवर्धीकरण। विवर्धीकरण एनलार्जमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं विवर्धीकरण को, एनलार्जमेंट बोलते हैं। इसको देख लो एक बार। देखो जो लघुकरण में हो रहा था उससे जस्ट विपरीत किस में हो रहा है, विवर्धीकरण में हो रहा है। लघुकरण का उल्टा होता है विवर्धन। जो लघुकरण में हो रहा है उससे बिल्कुल उल्टा किस में हो रहा है, विवर्धन में हो रहा है। अब ध्यान से सुनो, यदि 1:10,000 निरूपक भिन्न वाले किसी मानचित्र को 1:5,000 निरूपक भिन्न पर पुनः बना दिया जाए तो यह क्रिया मानचित्र की मापनी का विवर्धन कहलाएगा। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था, जो लघुकरण था उसमें इस संख्या की जगह पर कितनी संख्या थी, 1:20,000 थी, मतलब मापनी का मान क्या था, घटा था। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, मापनी का मान बढ़ा है। देखो मापनी में उल्टा सिस्टम होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर संख्या तो ये बड़ी है, मापनी ये बड़ी होनी चाहिए। नहीं भाई, मापनी बड़ी ये है क्योंकि इसमें क्षेत्र को बड़े आकार में दिखाया जा रहा है, इसमें क्षेत्र को छोटे आकार में दिखाया जा रहा है। इसमें ज़्यादा क्षेत्रफल को दिखाया जा रहा है, इसमें कम क्षेत्रफल को दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लघुकरण विवर्धीकरण दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को याद कर लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे दोनों के दोनों। इसमें नवीन मानचित्र का आकार मूल मानचित्र के आकार से बड़ा हो जाता है। लघुकरण में क्या होता है, नवीन मानचित्र का आकार है वो मूल मानचित्र के आकार की तुलना में छोटा हो जाता है, और विवर्धन में क्या होता है, नवीन मानचित्र का आकार है जो मूल मानचित्र के आकार की तुलना में बड़ा हो जाता है। बस दोनों में इतना सा अंतर है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
वही मैं एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। एग्जाम्पल वही है, केवल हमने थोड़ा सा उसमें बदलाव किया है। ठीक है, देखो आपको दोनों संख्याएं याद रखनी है। आपको मैं याद करने का एक तरीका बता देता हूँ, वरना हम कंफ्यूज होते हैं इसमें। मैंने 3 संख्याएं ली हैं, लघुकरण और विवर्धीकरण को समझाने के लिए मैंने 3 संख्याएं यूज ली हैं। 10,000 जो दोनों में कॉमन है, 1:10,000 जो दोनों में कॉमन है, 1:20,000, ठीक है, और 1:5,000। ये 3 संख्या मैंने काम ली है। ये 2 संख्या एक साथ काम आ रही है, ये 2 संख्या एक साथ। यदि मापनी 10,000 से 20,000 की ओर जाती है तो मतलब क्या हो रहा है, मानचित्र का क्या हो रहा है, लघुकरण हो रहा है। ठीक है, और यदि मापनी 10,000 से 5,000 की ओर जा रही है तो मतलब मानचित्र का विवर्धन हो रहा है। क्या हो रहा है, विवर्धन हो रहा है। यदि हम ज्योग्राफी प्रैक्टिकल या कार्टोग्राफी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो भाई साहब यहाँ पर क्या है, ये सबसे बड़ी मापनी है, उससे छोटी मापनी ये है, और सबसे छोटी मापनी ये है। ठीक है, तो 10,000 से 20,000 की ओर जा रहे हैं, मतलब हम छोटी मापनी की ओर जा रहे हैं। 10,000 से 20,000 की ओर जा रहे हैं, मतलब हम छोटी मापनी की ओर जा रहे हैं, मतलब मानचित्र का लघुकरण हो रहा है। ठीक है, और जब मानचित्र का लघुकरण होगा तो मानचित्र का आकार अपने आप घटेगा। यदि हम बात करें कार्टोग्राफी के अकॉर्डिंग ही 10,000 से 5,000 की ओर जाएंगे, तो जब हम कार्टोग्राफी के अकॉर्डिंग 10,000 से 5,000 की ओर जाएंगे तो मानचित्र की मापनी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, 10,000 से 5,000 की ओर जाने पर मानचित्र की मापनी बढ़ती है, मतलब मानचित्र का विवर्धन हो रहा है, मतलब नवीन मानचित्र का आकार है जो मूल मानचित्र की तुलना में बड़ा है। क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको अच्छे से। उसके बाद वही मैंने एग्जाम्पल उसी से समझा दिया आपको। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपके साथ मानचित्र के विवर्धन और लघुकरण की कुछ विधियों के बारे में, कि मानचित्र का लघुकरण और विवर्धन से संबंधित कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो मेथड्स ऑफ एनलार्जमेंट एंड रिड्यूसिंग ऑफ मैप, मेथड्स ऑफ एनलार्जमेंट एंड रिड्यूसिंग ऑफ मैप, मानचित्र के विवर्धन एवं लघुकरण की विधियाँ। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक आलेखी विधि होती है, किसके बारे में, आलेखी विधि। आलेखी विधि 2 प्रकार से होती है, एक वर्ग विधि होती है, एक समान त्रिभुज विधि होती है। यहाँ पर कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ मानचित्र के लघुकरण व विवर्धीकरण से संबंधित हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है कि कौन सी विधियाँ मानचित्र के लघुकरण या मानचित्र के विवर्धन से संबंधित हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है कि मानचित्र के लघुकरण व विवर्धीकरण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रख लो कि मूल विधि एक तो आलेखी विधि है, दूसरी यंत्रीय विधि है, तीसरी कौन सी है, फोटोग्राफी विधि है। आलेखी विधि, यंत्रीय विधि और फोटोग्राफी विधि, ये 3 मेन विधियाँ। कौन कौन सी, दोबारा से बोलो मेरे साथ, मानचित्र के लघुकरण व विवर्धन के लिए 3 मूल विधियां कौन कौन सी हैं, एक आलेखी विधि है, एक यंत्रीय विधि है, एक फोटोग्राफी विधि है। दोबारा से बोलो, एक आलेखी विधि, एक यंत्रीय विधि और एक फोटोग्राफी विधि। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन मूल विधियों को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया। देखो जो आलेखी विधि है इसमें 2 विधियां शामिल होती हैं, एक वर्ग विधि और एक समान त्रिभुज विधि। कौन कौन सी, एक वर्ग विधि और एक समान त्रिभुज विधि। तो आलेखी विधि में कौन कौन सी विधि शामिल है, एक वर्ग विधि और एक समान त्रिभुज विधि। उसके बाद हम बात करें यंत्रीय विधियों की। देखो यंत्रीय विधियों में आता है कौन कौन, पेंटोग्राफ आता है, पेंडोग्राफ आता है, समान, और एक और आता है जो मैं जस्ट आगे बताने वाला हूं आपको, समानुपाती कंपास आता है। कौन कौन आता है, पेंटोग्राफ आता है, पेंडोग्राम आता है, इसके अलावा एडोग्राम आता है, और इसके अलावा कौन आता है, समानुपाती कंपास आता है। ठीक है, तो ये हम आगे बात करेंगे आपके साथ, टेंशन मत लो। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पेंटोग्राफ के बारे में, क्योंकि पेंटोग्राफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है बहुत सारी बार। ये नेट जेआरएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये कॉलेज लेक्चरर के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पेंटोग्राफ क्या है, पेंटोग्राफ का प्रयोग किस में किया जाता है, पेंटोग्राफ क्या है। ठीक है, तो पेंटोग्राफ क्या है, मानचित्र के लघुकरण व विवर्धीकरण के लिए एक यंत्रीय विधि है। क्या है, एक यंत्रीय विधि है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पीतल अथवा एल्यूमिनियम का बना एक साधारण यंत्र है। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था उसने कि पेंटोग्राफ कौन सी धातु से बना होता है,
तो या तो पीतल से बना होता है या फिर एल्यूमिनियम से बना होता है, जिसकी सहायता से मानचित्र तथा आरेखनों का निश्चित अनुपात में विवर्धन अथवा लघुकरण किया जाता है। ठीक है, पेंटोग्राफ के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी मानचित्र का या किसी भी आरेख का एक निश्चित अनुपात में क्या किया जाता है, लघुकरण किया जाता है या फिर विवर्धीकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, पेंटोग्राफ अति महत्वपूर्ण पेपर की दृष्टि से, तो इसको अच्छे से याद कर लो। अब भी पेंटोग्राफ क्या है, पेंटोग्राफ मानचित्र के लघुकरण व विवर्धीकरण के लिए एक यंत्रीय विधि है। ठीक है, और इसमें एक निश्चित अनुपात में मानचित्रों या फिर आरेखनों का विवर्धन या लघुकरण किया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं फोटोग्राफीय विधि पर। फोटोग्राफीय विधि क्या है, ये भी बहुत जानना जरूरी है कि फोटोग्राफीय विधि क्या है भाई साहब, इसमें क्या झंझट है। अरे देखो प्यारे साथियों, फोटोग्राफीय विधि तीसरी विधि है, बस ये ध्यान में रखना, एक आलेख विधि, एक यंत्रीय विधि, एक फोटोग्राफी विधि। यंत्रीय विधि में 2 विधियां शामिल है। देखो, मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण की यंत्रीय विधि या यांत्रिक विधि, इसमें टोटल 3 विधियां शामिल होती हैं या 3 यंत्र शामिल होते हैं। देखो, दोनों तरीके से बोल सकते हो। मानचित्रों के लघुकरण या विवर्धीकरण में हम 3 यंत्रों का प्रयोग करते हैं। एक होता है पेंटोग्राफ, जिसके बारे में मैंने अभी डिटेल से बताया था। एक होता है एडोग्राफ और एक आता है समानुपाती कंपास। कौन कौन सा, पेंटोग्राफ, एडोग्राफ और समानुपाती कंपास। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं आपके साथ, पेंटोग्राफ, एडोग्राफ और समानुपाती कंपास। पेंटोग्राफ, एडोग्राफ और समानुपाती कंपास। पेंटोग्राफ, एडोग्राफ और समानुपाती कंपास। और यदि हम बात करें आलेख की विधियां, तो इसमें 2 होती हैं, एक वर्ग विधि होती है और एक समान त्रिभुज विधि होती है। अब हम बात करते हैं मानचित्र पर दूरी मापने के तरीके, कि यदि हमें मानचित्र पर दूरी मापनी है तो हम कैसे मापेंगे। भाई साहब, ये मानचित्र है, ठीक है, और ये इस मानचित्र पर हमारे क्या है, भारत का मानचित्र बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा भारत का मानचित्र है। और यदि हम चाहते हैं कि भाई साहब हम ये भारत का जो मानचित्र है, इसकी जो ये बाउंड्री है, इसकी लंबाई मापना चाहते हैं, तो ये कैसे मापेंगे हम, इसको कौन से यंत्र के द्वारा मापेंगे हम, उसका नाम है ओपिसोमीटर। किसके द्वारा, ओपिसोमीटर। तो मानचित्र पर दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, ओपिसोमीटर का। पटरी अथवा डिवाइडर्स द्वारा, कागज की पट्टी द्वारा, महीन तार अथवा धागों के द्वारा और ओपिसोमीटर के द्वारा। ठीक है, मानचित्र पर दूरी मापने के तरीके कौन कौन से हैं, एक पटरी अथवा डिवाइडर्स के द्वारा, कागज की पट्टी के द्वारा, महीन तार या धागों के द्वारा या ओपिसोमीटर के द्वारा। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, मानचित्र पर दूरी को मापने के तरीके कौन कौन से हैं, पटरी विधि है या फिर डिवाइडर्स विधि है, कागज की पट्टी के द्वारा, महीन तार अथवा धागों के द्वारा या ओपिसोमीटर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं मानचित्र पर क्षेत्रफल को मापने की विधि, कि भाई साहब मानचित्र पर क्षेत्रफल कैसे मापें। यदि आप चाहते हो कि मैं मानचित्र के आधार पर ही क्षेत्रफल माप लूँ, जैसे ये भारत का मानचित्र है, ठीक है, क्या ये हमारा एक मैप है, कौन सा, ये हमारा एक मैप है, और इसमें हमने ये भारत का मानचित्र बनाया। ठीक है, और इस भारत को मानचित्र को हमने क्या किया, अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, अलग अलग स्टेट बना दिए। ठीक है, अब सपोज दैट यहाँ पर क्या है, राजस्थान है। आप चाहते हो कि इस मानचित्र के आधार पर मैं इस राजस्थान का क्षेत्रफल मापूं। किसके आधार पर, इस मानचित्र के आधार पर मैं राजस्थान के क्षेत्रफल का पता चलाऊं। तो कैसे पता चलाओगे, तो उसके लिए कुछ विधियां हैं जिनका मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली एक विधि है वर्ग विधि, एक है पट्टी विधि, एक है ज्यामितीय विधि, एक है डॉट प्लेनीमीटर विधि। वर्ग विधि, पट्टी विधि, ज्यामितीय विधि, डॉट प्लेनीमीटर विधि। कौन कौन सी, वर्ग विधि है, पट्टी विधि है, ज्यामितीय विधि है, डॉट प्लेनीमीटर विधि है। ठीक है, और ध्यान रखना, डॉट प्लेनीमीटर विधि की खोज किसने की थी, ये भी ध्यान रख लो। तो डॉट प्लेनीमीटर विधि की खोज की थी किसने, 1954 में WF वुड ने। किसने, WF वुड ने। और एक है प्लेनीमीटर विधि, पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण विधि है प्लेनीमीटर विधि। तो मानचित्र पर यदि आपको क्षेत्रफल मापना है तो उसके लिए क्या क्या विधियां हो सकती हैं, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, ध्यान से सुनो। प्लेनीमीटर हो सकता है, डॉट प्लेनीमीटर हो सकता है, जिसकी खोज 1954 में WF वुड ने की थी।
ज्यामितीय विधि हो सकती है, पट्टी विधि हो सकती है और वर्ग विधि हो सकती है। उसके बाद हम बात करें आरेखों के प्रकार। देखो ये भी नेट जेआरएफ के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉलेज लेक्चर के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो जो लोग कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं वो तो इस टॉपिक को थोड़ा स्पेशल ज़्यादा फोकस करके पढ़ना, ठीक है। बाकी नेट जेआरएफ वाले भी पढ़ना, क्योंकि अब कोई पता नहीं रहता कि क्वेश्चन कहाँ से उठा ले, वो हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है आजकल। पहले होता था सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो वो चलो, आजकल क्वेश्चन को कहीं से लिंक करके पूछ लेता है वो, ठीक है। तो आरेखों के प्रकार, तो देखो मैं बताता हूँ सबसे पहले, किसी आरेख की रचना में अधिक से अधिक 3 माप या विमाएं होती हैं। कोई भी आरेख हो उसकी रचना में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, 3 माप या विमाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। एक लंबाई या ऊंचाई होती है, एक चौड़ाई या मोटाई होती है और एक आयतन होता है। क्या होता है, लंबाई या ऊंचाई, चौड़ाई या मोटाई या आयतन, ये 3 विमाएं होती हैं। किसकी होती है भाई साहब ये 3 विमाएं, किसकी होती है? अरे किसी भी आरेख की रचना में अधिक से अधिक 3 विमाएं होती हैं, या तो लंबाई ऊंचाई हो सकती है, या चौड़ाई मोटाई हो सकती है, या आयतन हो सकता है, ठीक है। तो 3 विमाएं कौन कौन सी हैं? लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई और आयतन। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखो इस आधार पर आरेख को 3 प्रकार होते हैं। विमाओं के आधार पर आरेख है जो 3 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? विमाओं के आधार पर जो आरेख होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक विमीय आरेख, दूसरा द्विविमीय आरेख, तीसरा त्रिविमीय आरेख। किसके आधार पर? आरेखों के आधार पर। तो आरेखों के आधार पर या विमाओं के आधार पर आरेख 3 प्रकार का होता है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, विमाओं के आधार पर आरेख 3 प्रकार का होता है, या तो एक विमीय आरेख, या 2 विमीय आरेख, या त्रिविमीय आरेख, ठीक है। क्योंकि विमाएं कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 3 हो सकती है, या तो लंबाई ऊंचाई हो सकती है, या चौड़ाई मोटाई हो सकती है, या आयतन हो सकता है। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं लेके आया हूँ एक विम आरेख, 1 डायमेंशनल डायग्राम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एक विम आरेख। तो सबसे पहले तो नाम से पता चल रहा होगा कि एक विम आरेख मतलब यहाँ पर एक विमा की बात की गई है। किसकी? एक विमा की। अब मैं बताता हूँ क्या सिस्टम है इसमें। इन आरेखों की रचना में केवल एक माप या विस्तार की मापनी के अनुसार गणना की जाती है, ठीक है, तथा आरेख की अन्य 2 विमाओं को स्वेच्छानुसार चुन लिया जाता है। देखो एक विम आरेख में क्या होता है, इसमें यदि आपको गणना करनी है, एक विम आरेख में यदि आपको गणना करनी है तो गणना करने में आपको केवल एक विमा का ही प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। एक विमीय आरेख की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें केवल एक विमा के आधार पर गणना की जाती है। या तो वो लंबाई ऊंचाई हो सकती है, या वो चौड़ाई मोटाई हो सकती है, या फिर वो आयतन होती है। इन तीनों में से किसी भी एक के आधार पर गणना की जाती है। बाकी को आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार चुन सकते हो, चाहो तो आप इनको इंक्लूड कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप उनको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक विमीय आरेख में जो गणना की जाती है वो एक विमा के आधार पर की जाती है। अब भाई साहब जो एक विमीय आरेख है उसके भी अलग अलग प्रकार हैं। एक विमीय आरेख भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है दंड आरेख, जिसको बार डायग्राम बोलते हैं। क्या होता है? दंड आरेख। दंड आरेखों में भिन्न भिन्न पद मूल्यों को ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर दंड खींच दिए जाते हैं, जैसे या तो दंड ऐसे खींच सकते हैं या दंड ऐसे खींच सकते हैं, या तो दंड ऊर्ध्वाधर हो सकते हैं या दंड क्षैतिज हो सकते हैं, ठीक है। तो दंड कैसे हो सकते हैं? या तो ऊर्ध्वाधर खड़े हो सकते हैं या फिर क्षैतिज आड़े पड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। और अतः इन आरेखों को स्तंभी आरेख भी कहते हैं। ध्यान रखना, जो दंड आरेख है उसको स्तंभी आरेख कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किए जाते हैं, या तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ खींचे जाते हैं या फिर क्षैतिज स्तंभ खींचे जाते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ आपको। दंड आरेख 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दंड आरेख 2 प्रकार का होता है। या तो एक हो सकता है सरल दंड आरेख, या हो सकता है मिश्रित दंड आरेख। दंड आरेख 2 प्रकार का होता है, या तो सरल दंड आरेख या मिश्रित दंड आरेख।
दोनों को मैं सबसे पहले एक बार डायग्राम से दिखाता हूँ आपको। ये दोनों का डायग्राम है। क्या है? ये हमारा सरल दंड आरेख है, ये हमारा मिश्रित दंड आरेख। अब इन दोनों में आप अंतर देखो। ये क्या खींचे हुए हैं? ये मैंने यहाँ पर स्तंभ खींच दिए। क्या खींच दिया मैंने? ये स्तंभ खींच दिया। थोड़ा मोटा कर लेता हूँ साइज। ये क्या है? यहाँ पर स्तंभ है, ठीक है। ये क्या है? स्तंभ है। इस साइड ये भी क्या है? स्तंभ है, ठीक है। ये भी क्या है? स्तंभ है। लेकिन मैंने क्या किया, इन स्तंभों को मैंने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। इस तरीके से क्या कर दिया? इन स्तंभों को मैंने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब? जो ये वाला है ना, कौन सा? ये वाला तो क्या है? सरल दंड आरेख है कि इसमें एक स्तंभ, ये क्या है? स्तंभ है। ये जो खड़े हैं ना, ये क्या है? स्तंभ है। कि भाई साहब सरल दंड आरेख में क्या है? एक स्तंभ केवल एक ही वैल्यू को दिखा रहा है। किसको? एक ही मान को दिखा रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर भाई साहब जो एक स्तंभ है वो क्या कर रहा है? तीन अलग अलग मानों को दिखा रहा है। जो रेड कलर है वो अलग मान को दिखा रहा है, ये वाला कलर अलग मान को दिखा रहा है, ये वाला कलर अलग मान को दिखा रहा है, और ये जो व्हाइट खाली स्थान है ये अलग मान को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? एक स्तंभ अलग अलग मानों को दिखा रहा है, दूसरी साइड एक स्तंभ केवल एक ही मान को दिखा रहा है। तो जहाँ पर एक स्तंभ केवल एक ही मान को दिखाता है उसको हम सरल दंड आरेख कहते हैं, और जहाँ पर एक स्तंभ अलग अलग मानों को दिखाता है उसे हम मिश्रित दंड आरेख कहते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो, सरल दंड आरेख के द्वारा पदमाल में दिए गए मूल्यों में किसी एक गुण को प्रदर्शित किया जाता है। सरल दंड आरेख में क्या होता है? केवल किसी एक गुण को ही प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पर एक ही गुण को दिखाया जा रहा है। मिश्रित दंड आरेखों के द्वारा आंकड़ों के कुल योग तथा उनके विभिन्न भागों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और मिश्रित दंड आरेख में क्या हो रहा है भाई साहब? आंकड़ों का कुल योग भी, साथ ही में उनके विभिन्न भागों को भी दिखाया जा रहा है। देखो, सपोज दैट मैं इस दंड आरेख में वैल्यू बना दूं। वैल्यू बना दिया मैंने 10, 20, 30, 40, 40, ये मैंने वैल्यू बना दी, ठीक है। अब मैं इसी दंड आरेख की बात कर लेता हूं। ये कुल वैल्यू दिखा रहा है कि भाई साहब इस स्तंभ की कितनी वैल्यू है? 40 है मैक्सिमम। इस वाले स्तंभ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 40 है। कुल वैल्यू कितनी है? 40 है। अब इसमें कितने भाग डिवाइड हो गए? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। इसमें 4 भाग हो गए, जिसमें पहला भाग की वैल्यू 10 है, दूसरे भाग की वैल्यू 20 है, तीसरे भाग की वैल्यू 30 है और चौथे भाग की वैल्यू 40 है। मतलब 10 से 20, पहले भाग की वैल्यू 10, दूसरा 20 से 10, भाई 20 से 10 के बीच में, तो दूसरे वाले भाग की वैल्यू 10, तीसरे वाले भाग की वैल्यू 10 और चौथे वाले भाग की वैल्यू 10। तो मेरे को पूछे कि भाई साहब इस वाले आरेख में जहाँ पर तिरछी लाइन खींची हुई है, इस वाले भाग की वैल्यू कितनी है? तो मैं तुरंत बता दूंगा 10 है। कोई पूछे कि प्लस वाले भाग की वैल्यू कितनी है, कोई पूछेगा, मैं तुरंत बता दूंगा 10 है। कोई पूछे कि माइनस वाले भाग की वैल्यू कितनी है, मैं तुरंत बता दूंगा 10 है। और कोई पूछे खाली वाले भाग की वैल्यू कितनी है, बता दूंगा तुरंत 10 है। और कोई पूछे कि भाई साहब इस स्तंभ की पूरे की वैल्यू कितनी है, तो मैं बता दूंगा तुरंत 40 है, ठीक है। तो मिश्रित दंड आरेख में क्या हो रहा है? कुल भाग को भी दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और उसके विभिन्न छोटे छोटे भागों को भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है दंड आरेख, दूसरा है पिरामिड आरेख, तीसरा है साधारण पवनारेख, चौथा है प्रकीर्ण आरेख और पांचवा है वर्षा परिक्षेपण आरेख। ये पांचों के पांचों क्या है? ये पांचों के पांचों किसके प्रकार है? एक विमीय आरेख के प्रकार है। तो एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सेट कर लो। एक विमीय आरेख टोटल 5 प्रकार का होता है, जिसमें एक दंड आरेख होता है जिसे स्तंभी आरेख भी कहते हैं, दूसरा पिरामिड आरेख होता है जो मैं पहले समझा चुका हूँ, तीसरा साधारण पवनारेख होता है, चौथा प्रकीर्ण आरेख होता है और पांचवा वर्षा परिक्षेपण आरेख होता है। और यदि यहाँ पर बात की जाए तो पिरामिड आरेख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मैं पिछली वाली क्लास में समझा चुका हूँ। इसको जितनी लाइन खींचना चाहो ना यहाँ पर खींच दो भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो एक विम आरेख 5 प्रकार का होता है। इसमें एक दंड आरेख जिसको स्तंभी आरेख,
पिरामिड आरेख, साधारण पवन आरेख, प्रकीर्ण आरेख और वर्षा परिक्षेपण आरेख। उसके बाद हम बात करते हैं द्विविम आरेख। किसके बारे में? द्विविम आरेख के बारे में। किसके बारे में भाई साहब? द्विविम आरेख के बारे में। कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, द्विविम आरेख क्या है ये? अरे भाई लोगों देखो, वहां पर क्या किया जा रहा था, एक विमा के आधार पर गणना की जा रही थी, ठीक है। बाकी दो विमाएं आप पर डिपेंड कर रही थी कि आप उनको काउंट करते हो या नहीं करते हो। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दो माप अर्थात लंबाई व चौड़ाई दोनों की गणना करके क्षेत्रफल के द्वारा दिए हुए मूल्य प्रदर्शित किए जाते हैं। एक विमीय आरेख में एक विमा के आधार पर गणना की जाती है, द्विविमीय आरेख में दो विमाओं के आधार पर गणना की जाती है। मतलब द्विविम आरेख में आपको दो विमाएं तो लेनी ही पड़ेंगी, तीसरी आप पर डिपेंड करता है लेते हो नहीं हो लेते हो, ठीक है। मतलब दो विमाओं के आधार पर तीसरी विमा का पता चलाया जाता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो द्विविम आरेख दो मापों अथा लंबाई व चौड़ाई की गणना करके क्षेत्रफल के द्वारा किसी दिए हुए मूल्यों को प्रदर्शित करना, ठीक है। ये द्विविम आरेख है। इसके अलावा देख लो भाई साहब, बहुत प्यारी बात लिख दी मैंने यहाँ पर, इन आरेखों में स्तंभों, वृत्तों या खंडों के क्षेत्रफल दिए हुए मूल्यों के अनुपात में होते हैं, अतः द्विविम आरेख को कभी कभी क्षेत्रफल आरेख या एरिया डायग्राम भी कहा जाता है। द्विविम आरेख इन आरेखों में स्तंभों, वृत्तों या खंडों के क्षेत्रफल दिए हुए होते हैं और मूल्यों के अनुपात में होते हैं। इन आरेखों में स्तंभों, वृत्तों या खंडों के क्षेत्रफल दिए हुए मूल्यों के अनुपात में होते हैं, अतः द्विविम आरेखों को हम क्षेत्रफल आरेख भी कहते हैं, ठीक है। इस लाइन को याद कर लो, समझाने का कुछ है नहीं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं द्विविम आरेख के प्रकार, कि द्विविम आरेख के प्रकार कौन कौन से हैं। इनको अच्छे से ध्यान में रखना, पेपर में पूछ लेता है ये कि कौन कौन से द्विविम आरेख हैं, कौन कौन से एकविम आरेख हैं, कौन कौन से त्रिविम आरेख हैं, ठीक है। तो द्विविम आरेख में एक आता है इकाई वर्ग आरेख, एक आता है वर्गाकार ब्लॉक आरेख, एक आता है आयताकार आरेख, एक आता है चक्र या वृत्त आरेख जिसको हम विभाजित वृत्त आरेख भी बोलते हैं, एक आता है वलय आरेख, ठीक है। तो द्विविम आरेख के उदाहरण कौन कौन से हैं? इकाई वर्ग आरेख है, वर्गाकार ब्लॉक आरेख है, आयताकार आरेख है, चक्र या वृत्तारेख आरेख है। चक्र या वृत्तारेख को हम विभाजित वृत्त आरेख भी बोलते हैं या वलय प्रारेख है। तो द्विविम आरेख 5 प्रकार का, आंख बंद करके और मेरे साथ रिपीट करो शब्दों को, इकाई वर्ग आरेख, वर्गाकार आरेख, आयताकार आरेख, चक्र या वृत्तारेख जिसको हम विभाजित वृत्त आरेख भी बोलते हैं, और वलय आरेख। अब थोड़ा आगे चलते हैं अब हम चलते हैं त्रिविम आरेख पर। त्रिविम आरेख ये क्या है भाई प्रॉब्लम? त्रिविम आरेख देखो मैं समझाता हूं त्रिविम आरेख में क्या होता है। देखो यहां पर एक शब्द यूज हुआ है, त्रिविम आरेख में लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों विस्तारों का प्रयोग किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये चौड़ाई ऊंचाई ये तो समझ में आ गई, लेकिन ऊंचाई लंबाई दोनों में अंतर क्या है? देखो भाई मैं छोटे से शब्दों में बता देता हूँ, ऊंचाई और लंबाई दोनों में अंतर है, ठीक है। मैं एक डायग्राम से समझा रहा हूँ आपको। मैंने ये त्रिभुज बनाया, ठीक है, ए बी सी। ये क्या है? आधार है। क्या है? आधार, ठीक है। ये क्या है? लंब है, लंब। और ये क्या है? कर्ण है, मैथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यदि बात करें ये आधार है तो ये क्या है? चौड़ाई है, मतलब ये तो ठीक है। आधार क्या है? चौड़ाई है ये। यदि आधार पर कोई भी वस्तु या कोई भी लंब 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा होता है, कितने पर? 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा होता है, 90 डिग्री के कोण पर खड़ा होता है, तो उसे तो हम क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। और यदि कोई भी स्तंभ, कोई भी वस्तु, कोई भी रेखा, कोई भी आरेख यदि आधार के ऊपर 90 डिग्री के अलावा किसी भी कोण पर खड़ा है, वो कोई भी कोण हो सकता है, तो वो क्या कहलाती है? लंबाई कहलाती है। तो यहाँ पर ये तो क्या है? लंबाई है, ये क्या है? ऊंचाई है, और ये क्या है? चौड़ाई है,
ठीक है, कि आधार पर खड़ा कोई भी वस्तु, कोई भी स्तंभ जो 90 डिग्री के कोण बना रहा है, किस किस के बीच, अपने वस्तु या फिर आधार के बीच में। जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये तो क्या हो गया, ऊंचाई हो गई। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है आधार के साथ, ये 90 डिग्री का कोण नहीं है, इसलिए ये क्या हो गई, लंबाई हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अर्थात दिए हुए मूल्यों को घन, क्यूब, ब्लॉक, गोलों आदि के आयतन के अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, दिए हुए मूल्यों को घन, ब्लॉक अथवा गोलों आदि के आयतन के अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है। दोबारा से ध्यान से सुन लो, दिए हुए मूल्यों को घन, ब्लॉक अथवा गोलों आदि के आयतन के अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो, शब्द पहला लिखा हुआ है, त्रिविम आरेखों को आयतन आरेख भी कहते हैं। जो त्रिविम आरेख होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आयतन आरेख भी कहते हैं। त्रिविम आरेखों को आयतन आरेख भी कहा जाता है। इस प्रकार के आरेख प्राय उस दशा में बनाए जाते हैं जब दिए हुए मूल्यों में अंतर बहुत अधिक होता है। त्रिविम आरेख कब बनाए जाते हैं भाई साहब, त्रिविम आरेख केवल उसी स्थिति में बनाए जाते हैं जब दिए हुए मूल्यों में जो अंतर है वो बहुत अधिक होता है। अर्थात एक पद का मूल्य बहुत अधिक है और एक पद का मूल्य बहुत कम है। त्रिविम आरेख कब बनाए जाते हैं, जब दिए हुए मूल्यों में बहुत अधिक अंतर है, एक पद का मूल्य बहुत ज़्यादा है, वहीं दूसरे पद का मूल्य बहुत कम है। यदि ऐसी स्थिति होती है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, हम त्रिविम आरेख बनाते हैं। उसके बाद मैं बात करूं त्रिविम आरेखों के प्रकार, कि भाई साहब त्रिविम आरेख कौन कौन से हैं। अरे प्यारे साथियों, एक गोलीय आरेख है, एक घना आरेख है, एक ब्लॉक पुंज आरेख है। त्रिविम आरेख कौन कौन से हैं, गोलीय आरेख है, घना आरेख है, ब्लॉक पुंज आरेख है। ये तीनों के तीनों क्या है, त्रिविम आरेखों के प्रकार है। तो त्रिविम आरेख कौन कौन से हैं, गोलीय आरेख है, घना आरेख है और ब्लॉक पुंज आरेख है। तो अब मेरे साथ ध्यान से पढ़ो। इस पूरी क्लास में मैं, जो ये पूरी क्लास है ना, इसको मैं केवल 2 शब्दों में कंप्लीट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये जो प्रतीक है इनको अच्छे से पढ़ो, याद करो इनको, कोई तरीका नहीं है, जो तरीका था वो मैंने कल बता दिया। मानचित्रों का लघुकरण, विवर्धीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट जरफ वाले, कॉलेज लेक्चर वाले रट लो। लघुकरण में मापनी क्या हो जाती है, मापनी का आकार कम हो जाता है, मानचित्र का आकार कम हो जाता है, मानचित्र का क्षेत्रफल कम हो जाता है। ठीक है, तो लघुकरण में क्या हो रहा है, 10,000 से 20,000 की ओर जा रहे हैं, मतलब मापनी भी छोटी हो रही है और मानचित्र का जो आकार है वो भी मूल मानचित्र से छोटा हो रहा है। उसके बाद मैं बात करूं, उसके बाद यदि मैं बात करूं विवर्धन, विवर्धन में हम 10,000 से 5,000 की ओर जा रहे हैं, मतलब मापनी का आकार भी बढ़ रहा है और मानचित्र का जो आकार है वो मूल मानचित्र के आकार से बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं मानचित्र का विवर्धन और लघुकरण की विधियों की, तो एक होती है आलेख प्रलेखी विधि। तो आलेखी विधि में 3 विधियां शामिल होती हैं, एक वर्ग विधि और एक समान त्रिभुज विधि। सॉरी, 2 होती हैं, 3 नहीं 2। यंत्रीय विधियों की बात की जाए तो उसमें पेंटोग्राफ होता है, एडोग्राफ होता है और कौन सा होता है, समानुपाती कंपास होता है, और तीसरी होती है फोटोग्राफी विधि। उसके बाद ये मानचित्र पर दूरी मापने के तरीके हैं, ये मानचित्र पर क्षेत्रफल के आकलन के तरीके हैं। तो ये है हमारा एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख और त्रिविमीय आरेख। तो इनकी विधियों को याद कर लो। जो कुछ लिखा रखा है मैंने सारी की सारी वो बातें लिखा रखी हैं जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी मैं कचरा कुछ नहीं लिखा रखा। चाहता तो मैं एक विमीय आरेख में ही 2 घंटे की क्लास बना सकता था, लेकिन पेपर में क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम वैसे नहीं चलेंगे कि हम कुछ भी पढ़ लेना हो। वी आर फोकस ओनली फॉर ओनली पेपर, कि पेपर में क्या पूछ रहा है वो, इस बात पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास का क्या होता है, द एंड होता है। नाइट को 10 बजे फिर मिलते हैं हम एक धुआंधार धमाकेदार क्लास के साथ पेड बैच में। ठीक है, और PDF मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया। जिसने अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया, पेड बैच ज्वाइन कर लो।
7891350470, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इनके ऊपर चैट करके बैच ज्वाइन कर लो। कोरेज लेक्चरर के लिए कंप्लीट ज्योग्राफी मात्र 900 रुपये में, और नेट के फर्स्ट पेपर के लिए कंप्लीट ज्योग्राफी मात्र 500 रुपये में। नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी 500 रुपये में, कॉलेज लेक्चरर के लिए ज्योग्राफी 900 रुपये में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।